हेलो 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 एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन ऑनलाइन की सीरीज इंटरव्यू विद एक्सपर्ट में। ये हमारा सेकंड एपिसोड है और आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक और मास्टर जुड़ चुके हैं जिनका नाम है, इंस्टाग्राम पे आप इनको रीजनिंग मास्टर के नाम से जानते हैं। इनके इंस्टाग्राम के ऊपर हैं 27,000 सब्सक्राइबर्स। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एसएससी यूपीएससी के बच्चे इनको फॉलो करते हैं और इनका रीजनिंग ट्रिक्स बहुत चाव से देखते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रीजनिंग मास्टर हेमंत बंजारे जी। बहुत बहुत स्वागत आपका इंटरव्यू विद एक्सपर्ट एशियन ऑनलाइन की सीरीज में। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाँ माई जी। नेम इज हेमंत बंजारे एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। और मैं जो है अपना स्टडी अभी भी जारी रखा हुआ हूँ और आगे भी जारी रहेगा। तो देखते हैं जहाँ तक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक इंसान एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होता है। तो हेमंत जी अभी अपने बारे में मुझे बता रहे थे। हेमंत जी छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं और इनकी जर्नी 2020 में शुरू हुई जब इन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो हेमंत जी आप ही क्यों नहीं बताते डिटेल में, हमारे स्टूडेंट्स दर्शकों को बताइए आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आपने कब पढ़ाई करनी शुरू करी, आपने किस में ग्रेजुएशन करा है और अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है। जी मैम। तो अभी तो मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ एमएससी फिजिक्स में। तो एमएससी कर रहा हूँ फिजिक्स में। और मैं जो अपना ग्रेजुएशन है वो पीसीएम में किया हुआ हूँ। और जो कॉलेज है उसका नाम है गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़। तो अभी तो फिलहाल मेरा जो सिलेक्शन हो चुका है वो है सीएसपीडीसीएल स्टेट लेवल एग्जाम में। मतलब मैं अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर जो है सिलेक्शन हो चुका है। मेरा फिजिकल बस बाकी है अभी तक। और मेरा जो जर्नी रहा है वो 2020 में स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मुझे सीजीएल के एसएससी सीजीएल के बारे में कॉलेज लेवल में पता चला और उसका जो क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। तो मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था उसी टाइम में मैंने 2020 में मार्च में मतलब 2020 के स्टार्ट में ही ये जो तैयारी किया। तो फिर मैं रीजनिंग को 3 महीने तक अच्छे से पढ़ा। तो उसका जब मेरा रीजनिंग पूरा कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब लोगों को भी अपने साथ साथ तैयारी कराया जाए। तो जो है मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाना शुरू किया। और लोगों को जो है अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ इम्प्रेस करते गया। तो लोग मेरे साथ जुड़ते गया और मैं अपना जो वीडियोस है उस टाइम टिकटॉक चलता था। मार्च में मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया तो टिकटॉक में अपना वीडियोस डाला करता था। तो देखते ही देखते 3 महीने के अंदर मेरा अच्छा खासा जो है फैमिली कंप्लीट हो गया था टिकटॉक में। उस टाइम मुझे इंस्टाग्राम का आइडिया नहीं था। तो मैं सिर्फ टिकटॉक में वीडियोस डाला करता था। तो टिकटॉक में मेरा 3 महीने के अंदर 20,000 फैमिली कंप्लीट हो चुका था। फिर अचानक से इंडियन गवर्नमेंट का जो है फैसला आ गया कि टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया। तो फिर अचानक मन में डिमोटिवेशन आने लगा कि अब क्या करें, कैसे करें, ऐसे करें। लेकिन हम सभी ने जो टिकटॉकर्स थे जो पढ़ाते थे टिकटॉक वगैरह में, तो इंडियन गवर्नमेंट का सम्मान किया और फिर नए नए प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे। तो मैं यूट्यूब में सर्च करता था कि शॉर्ट ट्रिक को और कहाँ पे अपलोड कर सकें, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इंस्टाग्राम के बारे में बताया था। तो मैं इंस्टाग्राम में अपना पेज बनाया रीजनिंग मास्टर 2M करके। तो फिर मैंने उसमें अपना लगातार वीडियोस 6 महीने तक डाला। लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला उसमें। फिर मैं मन में थोड़ा डिमोटिवेशन आने लगा कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ। फिर मैंने एक दूसरा आईडी बनाया सेम नाम से। तो उसमें मैं 3 महीने तक मतलब दोनों आईडी में मैं 3 महीने तक लगातार काम किया। 3 महीने तक लगातार काम करने के बाद उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर मैं एक तीसरा आईडी और बनाया शॉर्ट ट्रिक करके। ओके। लेकिन मैं हार नहीं माना। मैं मेहनत करते गया और तीनों आईडी में मेहनत किया। तो फिर अगले 1 महीने में जब मैं तीसरा आईडी बनाया तो मेरा तीनों आईडी ग्रो करने लगा, तीनों पेज ग्रो करने लगा। और देखते ही देखते तीनों में अच्छा खासा फैमिली होने लगा। और आज मैं इंस्टाग्राम में 60,000 फैमिली के जो है मतलब मेरे फैन हो चुके हैं, ऐसा है। अरे तो बहुत। इस तरह मेरा जर्नी रहा है। लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी, लगातार 2 साल तक मेहनत किया और आज आप लोग के सामने इस प्रकार इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आपका हमें देखने को मिल रहा है।
कि आपके कम फॉलोअर्स आ रहे थे एक चैनल पे, तो आपने गिव अप नहीं किया, एक दूसरे तरीके से शुरुआत करी दूसरे चैनल से, फिर वो भी नहीं चला तो तीसरी बार जब शुरुआत करी दोबारा से, तो आपका एक सक्सेस का पाथ आपको मिल गया। और ना ही आपने इंस्टाग्राम के ऊपर उपलब्धि हासिल करी है, आपने एग्जाम्स के अंदर भी आपने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली है। आप 2020 से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर कोविड ना आया होता तो आप जरूर, आपका एडमिशन 2021 में ही हो गया होता जॉब में, बट कोविड के चलते आपका एक लास्ट स्टेप रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स बहुत सालों तक प्रिपेयर करते रहते हैं, तब भी उनका नहीं हो पाता है। तो आई एम श्योर आप काफी ब्राइट स्टूडेंट होंगे। जैसे आपने रीजनिंग 3 महीने में पकड़ लिया, आपका पढ़ाई का सफर कैसा रहा? मतलब जब आपने 2020 में शुरू किया और आपने रीजनिंग तो पकड़ लिया 3 महीने में, तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी इसी तरह जर्नी रही, और किस तरह आपका प्रिपरेशन का टाइम बीता? जब मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम मैं सबसे पहले उसका सिलेबस देखा, सिलेबस कैसा है उसका। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। जब सिलेबस जान लो आप, तो देखो कि उस सिलेबस में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप लोग पहले कवर कीजिए, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है कवर करने में। और उस टॉपिक से जब आपका पूरा कवर हो जाए वो टॉपिक, तो यदि एग्ज़ाम में उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो वो पूरा आप लोग आप उसका जो है सॉल्व कर लोगे और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया, रीज़निंग मेरा जो है शुरू से ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और मैं रीज़निंग के साथ-साथ मैथ्स में भी ठीक था, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ्स पीसीएम था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था। तो मेरा मैथ्स में भी अच्छा पकड़ था, तो मैं दोनों को रीज़निंग के साथ-साथ मैथ्स भी करता था। इस तरह से फिर जब आगे बढ़ता गया, जब दोनों कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने अब अदर जो बाकी रह गया था, जनरल नॉलेज, जीएस, ये सब देखने लगा। लेकिन मैं अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे रीज़निंग है और मैथ्स है, इसको मैं अच्छे से कवर किया। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप जानते हो, तो उसको अच्छे से तैयारी करो, तो वो और स्कोरिंग बन जाता है। तो इस तरह से मैं तैयारी करता था। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू को पहले देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जी, ये तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है सभी बच्चों के लिए कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको तो ऐसा बना लीजिए कि उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आए उसके ऊपर, तो आपको आंसर आता हो, और आपको उसको करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है अच्छे से। तो और उसमें एकदम उम्दा प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे होते हैं कि अगर वो उनका झुकाव मैथ्स और रीजनिंग, मतलब उस उनका दिमाग का जो झुकाव होता है वो उस तरफ होता है, तो वो निकाल लेते हैं। पर एसएससी सीजीएल एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर कोई भी और एग्जाम देखे तो सारे ही एग्जाम काफी कम्पिटिटिव होते हैं, और इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के जो तीसरा या चौथा सब्जेक्ट है वो भी हम ना कवर करें। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स में हमारी महारत हासिल हो गई तो हम तीसरे को छोड़ दें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो जैसे कि आप पीसीएम के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग तो स्ट्रांग रहा ही होगा, आपने उसमें मेहनत भी काफी करी है। पर आपने इंग्लिश को कैसे संभाला? क्योंकि भारत देश में थोड़ा इंग्लिश में काफी दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स के अमंग, जो कि हिंदी में पढ़े होते हैं, या क्योंकि हम आम भाषा में हिंदी में ही बात करते हैं, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी पीछे छूट जाती है बहुत बच्चों की। तो इंग्लिश को आपने कैसे हैंडल किया? इंग्लिश को मैं हैंडल करने के लिए क्या करता था, मैं पहले तो उसका ग्रामर अच्छे से पढ़ा था। स्कूल लेवल में ही ग्रामर पूरा पढ़ लिया था अपने टीचर से। ओके। उसके बाद फिर जब इसका सिलेबस देखा तो थोड़ा अलग लगा, तो मैं क्या किया करता था, यूट्यूब का जो है ट्रिक देखा करता था, उसमें पढ़ाई किया करता था, अपना नोट्स बनाया करता था। तो इस तरह से ना, उसमें भी मैं जो-जो अच्छा लगता था, जो सरल ईज़ी टॉपिक होता था, उसको पहले कवर किया। तो इंग्लिश का यदि आपका जो है वीक पॉइंट है, तो हुँ, आप उसमें भी अच्छा 10 से 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं, उसका ईज़ी टॉपिक, ग्रामर वगैरह ये सब देख के, क्योंकि उसमें भी पेसिव वगैरह होता है जो कि ईज़ी होता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। आजकल पूरा सुविधा हो गया है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, और अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब में भी, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं पूरा, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी आप मेहनत करो ना, तो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो।
बस जरूरी होता है तो मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा। तो ओ, ये मेरा मंत्र है जिससे मैं लेके चला हूँ। तो आज मेरा एक स्टेट लेवल एग्जाम क्लियर हो चुका है जिसका फिजिकल बाकी है। इस तरह से आप कंटिस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, नियमितता बनाए रखे उसको, ओके, कंसिस्टेंसी बोलते हैं जिसको। कंसिस्टेंसी। जी, ये आपने एक जो कोट बोला वो बहुत अच्छा लगा कि मेहनत ज्यादा, खुद से वादा और पक्का मजबूत इरादा। मजबूत इरादा। वाह, ये बहुत ही बहुत ही मोटिवेट करने वाला एक कोट है। और दृढ़ निश्चय कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज बहुत अच्छा जाता है कि दृढ़ निश्चय कर लीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कोई भी अगर आपका वीक सब्जेक्ट है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। जैसे कि रीजनिंग मास्टर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो सभी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए और एक नियमितता के साथ पढ़ाई करिए। तो जैसे इन्होंने बताया कि रीजनिंग 2-3 महीने में कवर हो गया और मैथ्स भी हो गया। और थोड़ा ही समय इंग्लिश में लगा, थोड़ा ही समय जीके में लगा, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन एक तरह से हो गई। तो बहुत ही अच्छा आपने कोट दिया है, ये मैं जरूर यूट्यूब के कैप्शन में भी डालना चाहूंगी। बिल्कुल। एक चीज मैं मेरे दिमाग में आई जब आप बता रहे थे कि आपने यूट्यूब के ऊपर ट्रिक्स पढ़ी इंग्लिश के सब्जेक्ट में और आपने नोट्स बनाए। तो आजकल जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड अनपेड। तो आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर आपने पूर्णतः उसको यूट्यूब के फ्री वीडियोस और इंस्टाग्राम वगैरह से पढ़ के आपने इसको किया? मैं पूर्णतः फ्री वीडियोस देखा हूँ यूट्यूब से, क्योंकि मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एफर्ट नहीं कर पाता था ऐसे पेड प्रमोशन वाले। ओके, तो मैं अपना जो है सेल्फ स्टडी किया, यूट्यूब वगैरह से देखा, ट्रिक सीखा, इंस्टाग्राम से सीखा। तो इस तरह से मैं अपना जो है तैयारी किया, लेकिन कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके। सो आजकल जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होगे कि आपने पीसीएम के अंदर अपना ग्रेजुएशन किया है, रीजनिंग आपने 3 महीने में ही निकाल लिया और आपने खुद पढ़ के इसको सारी चीजें प्रिपेयर किया। तो मैं मानती हूँ कि आप काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे होगे जिनको कोचिंग के बगैर उन्होंने निकाल लिया एग्जाम। तो आज के स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स जो ब्राइट होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक नियमितता की जरूरत है या फिर किसी कोचिंग या किसी टीचर की जरूरत है जो कि गाइड कर सके उन्हें सही राह पे। तो आज के जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि उनको कैसे लेना चाहिए है? मतलब उनको सेल्फ प्रिपेयर ही करना चाहिए है या फिर कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए है? मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पे कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई का जो माइंड सेट होता है वो एक जैसे नहीं होता। कोई किसी को गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, जो कि कोचिंग में देते हैं, लेकिन ये सब यूट्यूब में भी मिल जाता है। तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि जिसके पास पैसे है वो सब ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर फ्री में तो आजकल सब है, दुनिया के कोना कोना में फैला हुआ है इंटरनेट, जिससे आप लोग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं तो भी जो आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि एक कोचिंग में कोई टीचर पढ़ा दिया या अगर यूट्यूब में भी कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, पर आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं आप वो उसको भूल जाओगे। मतलब अगर कोचिंग आपने यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देखी है या कोचिंग में भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो उसको भूल जाओगे, फिर आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो मेहनत तो बच्चे की खुद ही काम आती है। पर आज के जमाने में मुझे ये भी लगता है कि इतना इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की कमी मुझे लगती है बच्चों में। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि एसएससी सीजीएल अगर आप करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और अगर आप ग्रेजुएट
हो तो आप सीजीएल पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखो। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट करके भी सीएचएसएल पे टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, पर सीएचएसएल हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मुझे देखने को मिलते हैं कि बच्चों को एक गाइडिंग फैक्टर की जरूरत होती है, या एक टीचर ऐसा हो जो आपका मित्र बन जाए, जो आपको सही राह पे गाइड करे, आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी आपको बताए उस चीज के साथ कि वो आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा मानना है। एंड जैसे कि आप भी जब यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो आपका क्या मोटिवेशन रहता है, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि बच्चा इसको देखकर कैसे परसीव करेगा, कैसे देखेगा मुझे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी टीचिंग का एक एंगल है कि आप क्लास भी लेते हैं यूट्यूब पर और ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि बच्चा उसको किस तरह देखेगा? मेरा ये सोच रहता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम आप सेल्फ स्टडी तो समझ आ जाता है, अपने आप कैसे समझ रहे हैं हम, वो अपने आप में समझ आ जाता है, लेकिन दूसरों को कैसे समझाएं इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि सामने वाला को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझा सकूँ, और उसका कमेंट वगैरह के लिए बोलता हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं ये सब। तो उसको समझ आता है तो उन लोग लाइक करते हैं, और फिर नहीं आता तो उन लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा सकूँ, ताकि वो एक बार में वो उस क्वेश्चन को पकड़ सके। तो ओके। मेरा यही रहता है सोच कि मैं कितना अच्छा से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उसमें कमेंट आते हैं आपको कि ये समझ नहीं? अभी बीच में छोड़ दिया था तो मेरा जो आईडी है वो थोड़ा रुक गया है, लेकिन शुरू-शुरू जब ग्रो कर रहा था ना मेरा यूट्यूब आईडी, तो बहुत सारा कमेंट आया करता था। ओके। तो अभी भी जारी है मेरा जो सफ़र, तो आगे और आते रहेंगे। जी। अरे बहुत बढ़िया। आ, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल बच्चे इतना उनको पढ़ना पड़ता है, तो जब पढ़ना ज्यादा पड़ता है तो ब्रेक भी लेना जरूरी होता है कि अगर आप हाँ। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बीच में 1 घंटा तो ब्रेक लीजिए। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप ब्रेक कैसे लेते थे, या डी स्ट्रेस कैसे करते थे खुद को? अब लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए बीच में ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैं जो ब्रेक लेने के लिए क्या किया करता था, जब 5 से 10 मिनट ब्रेक लेता था, तो अपने जो गली मोहल्ला है, उसमें टहल लिया करता था, दोस्तों यारों से मिल लिया करता था। क्योंकि लगातार 2 से 3 घंटा पढ़ने के बाद फिर माइंड में जो है फ़ोर्स आ जाता है, एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो किसी से बात करो तो मन हल्का होता है। जब आप गली मोहल्ले में गए तो दोस्त यार मिल ही जाते हैं। और दूसरा किया करता था कि दोस्तों से घर बैठे ही फ़ोन कॉल्स पे या रिश्तेदारों से फ़ोन कॉल्स पे बात कर लिया करता था, तो हँसी-मज़ाक कर लिया करता था, तो अच्छा लगता था ऐसे में। इसके अलावा आप चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं, और फिर एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी जो है एक जगह बैठे रहने से जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है, थोड़ा थकान जो है रिलैक्स हो जाता है। और पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स करने के लिए आपको ना टीवी वगैरह से तो बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। टीवी है और वीडियो गेम है, क्योंकि ये सब जो है ना टाइम वेस्ट रखता है। क्योंकि इसमें ना जब एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो आप घंटों तक उसमें बैठे रहो तो फिर पढ़ाई करने के लिए मन नहीं करेगा, ऐसा है। तो मैं इन सब से दूर रहता था, और ज़्यादातर वही सब मोहल्ले में 5-10 मिनट घूम लिया करता था, और दोस्तों से बात कर लिया करता था। बहुत ही बढ़िया। आजकल अपने सहपाठियों से, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो जो आपके ही सिचुएशन में है, मतलब वो भी किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो सकते हैं, तो उनसे बात करना, उनको कहाँ से क्या नॉलेज मिली है, या फिर एक ब्रेक लेना, उनसे उनकी लाइफ के बारे में शेयर करना, वॉक के लिए जाना, एक्सरसाइज करना, ये उतना ही जरूरी होता है जितना पढ़ाई करना। तो ये बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है। और टीवी से दूर रहिए, क्योंकि टीवी, मेरे भी एक्सपीरियंस में, टीवी एक आपका एनर्जी ड्रेन कर लेता है, कि आपको जो पढ़ाई में डालनी होती है अपना एनर्जी और अपनी ऊर्जा, तो टीवी आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं उसको ड्रेन कर लेता है। तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि टीवी देखने के बाद बंदा थकान महसूस करता है। अगर बहुत टाइम तक टीवी देखा हुआ है आपने, अगर 1 घंटे भी देखा है, तो उसके बाद एक थकान सी होती है। तो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल आप बता रहे हैं।
कि एक्सरसाइज करिए, फ्रेंड से बात करिए, बाहर जाकर वॉक करिए। तो आप क्या हेल्दी लाइफस्टाइल वैसे भी फॉलो करते हैं या फिर एक रूटीन ही बन गया आपका इस तरीके से? रूटीन ही बन गया है, क्योंकि मैं मॉर्निंग भी जाता हूँ फिजिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो सब मॉर्निंग वॉक तो होता ही है डेली। तो इस तरह से मेरा हैबिट बन चुका है ये। ओके। तो फिजिकल में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और उसकी तैयारी कैसे करते हैं आप? उसमें मेरे को जो है 13 मीटर का पोल चढ़ना है, अच्छा। और फिर 25 केजी का जो वेट है उसको लेके हाफ किलोमीटर चलना है मुझे। बस इतना ही है। ओके। 30 मीटर का पोल चढ़ना है। 13। 13 या 30? हाँ, 13 13। ओके। और बिना किसी सहारे के। मतलब हाथों के जरिए हाँ पोल चढ़ना है। हाँ। और 30 मीटर का। 13 और मीटर का वो है, और 25 केजी वेट लेके हाफ किलोमीटर चलना है पैदल। ओके। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब हाँ। ये आपका फाइनल एग्जाम हो तो उसमें आपका क्लियर हो जाए। हाँ जी। ओके। आप एक बार ही जरूर बताइए कि आपका जो एडमिशन हुआ है, जहां पर आपकी नौकरी लगी है, उसके बारे में बताइए। जो आप एग्जाम बता रहे हैं उसका फुल फॉर्म भी बताइए, और किस तरह की जॉब है ये? ये लाइनमैन की जॉब है। और इसमें क्या है, लाइन से संबंधित कुछ भी जो होता है स्टेट लेवल में, उसका कहीं पे भी खराब हो जाता है तो वहाँ हमें कॉल करके बुलाया जाता है। तो ऐसे जगह में जाके फिर जो खराब लाइट है उस सबको बनाना होता है। ऐसा है। ओके। और इसके लिए आपने एग्जाम कौन सा दिया है? इसके लिए जो है 10th में ना अच्छा परसेंट होना जरूरी है। तो 10th लेवल से मेरा सिलेक्शन हुआ है इसका। ओके। ओके। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम आपने दिया है? हाँ। ओके। ऑल राइट। एंड आप प्लीज ये भी बताइए कि जो बच्चे आज के तारीख में रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब आपकी खुद की जर्नी कैसी रही है और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्लीज हमें बताइए। जी बिल्कुल। मैंने एसएससी सीजीएल की जब तैयारी किया तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस पूरा देखा। सिलेबस में जो है रीजनिंग को सबसे पहले देखा, क्योंकि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो है रीजनिंग था। तो रीजनिंग में जो इजी टॉपिक था उसको पहले देखा, जैसे कि लाइक मिसिंग नंबर हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर टेस्ट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा, और इजी भी था ये सब। तो इसको करने से क्या है, इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, रीजनिंग में। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा और ये सब करता था मैं। उसके बाद फिर मैथ्स देखा, और धीरे धीरे करके पूरा मेरा तैयारी होते गया। उसके बाद अभी तक तो मैं इसका एग्जाम इस बार ही दिलाऊंगा, अभी तक दिलाया नहीं मैं एसएससी सीजीएल का। तो तैयारी है मेरा। तो देखता हूँ कि कितना हो पाता है। और अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस हिसाब से करें कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पहले देखें। जैसे कि आप आर्ट के स्टूडेंट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना जो जनरल नॉलेज है, जीके जीएस, ये सब देखें। तो फिर उसके बाद फिर आप रीजनिंग देखें, क्योंकि रीजनिंग को सभी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी होता है और स्कोरिंग पॉइंट होता है। हाँ, और एक चीज और की जो है, एसएससी सीजीएल जो होता है उसमें दो एग्जाम होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। और कंप्यूटर बेस्ड में 100 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें हमें केवल 1 घंटा दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत मेहनत लगता है इसको करने के लिए। और स्पीड भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना स्पीड के आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको कितना भी नॉलेज रहे, बिना स्पीड के आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो स्पीड बहुत जरूरी है इसके लिए। मैं जब शुरू में तैयारी करता था तो रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे आधा घंटा लग जाता था। लेकिन अभी के डेट में जब मेरा जो है स्पीड बढ़ चुका है, मैं क्वेश्चन को फास्ट पढ़कर उसको समझ लेता हूँ। और अभी जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन को मैं 20 से 25 मिनट में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो है स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पीड के लिए आपको प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप बीच में जो है छोड़कर फिर 1 महीने बाद करोगे तो ऐसे में नहीं हो पाएगा ये। इसके लिए नियमितता बहुत ज़रूरी है। जी। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है आपने हेमंत जी, कि आपके पास
जो एसएससी सीजीएल में जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। जो डिफिकल्ट चीज होती है वो ये होती है कि आपके पास समय नहीं होता है। हाँ अगर आपको एक सब्जेक्ट इतना अच्छी तरह आता है कि आप सपोज मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में भी कर सकते हैं या आधे घंटे में भी कर सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से समय उसमें लग मतलब आप यूटिलाइज कर पाएंगे एग्जाम का, क्योंकि आपके पास एक ही घंटा होता है। मतलब 60 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में जो दोनों के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उसको 20 मिनट 25 मिनट में आप ये निकाल लो, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में रैंक ला सकते हैं। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप नियमितता के साथ पढ़ाई करें और हर एक सब्जेक्ट पर आप अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं। उसको आप ऐसे बना लें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर दें। ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जैसी कि हेमंत जी ने करी भी है। रीजनिंग और मैथ्स में तो पक्की पक्की इन्होंने रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन करी है। और जो हेमंत जी, एक बारी प्लीज आप वो कोड दोबारा बताइए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेटेड रहें एक नियमितता के साथ पढ़ाई करने के लिए। वो प्लीज हमें कोड जरूर बताएं दोबारा। जी बिल्कुल। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको मोटिवेशन के लिए खुद से वादा करना है, मजबूत इरादा रखना है और मेहनत ज्यादा करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप नियमित रहेंगे उससे और मेहनत ज्यादा करेंगे। और आप अपने जो पिछला बैकग्राउंड है, अपनी स्थिति, ये सब देखते हुए अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप कहीं से भी मोटिवेट नहीं हो सकते, अपने अंदर से मोटिवेट होंगे। तो खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। इसी नोट पर हम ये इंटरव्यू समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हेमंत जी, रीजनिंग मास्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एशियन ऑनलाइन के इंटरव्यू विद एक्सपर्ट सीरीज में। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको रीजनिंग ट्रिक्स जाननी है तो रीजनिंग मास्टर चैनल जरूर फॉलो करिए, साथ ही एशियन ऑनलाइन भी फॉलो करिए, ताकि आप हेमंत जी और इनके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ इनकी जर्नी जान पाए, इनका एक्सपीरियंस जान पाए और क्या चीज इन्हें मोटिवेट करती है आप वो जान पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू हेमंत जी। एशियन ऑनलाइन के इंटरव्यू विद एक्सपर्ट को हम अब यहीं खत्म करते हैं एंड आपसे दोबारा हम जरूर मिलेंगे। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय। और मेहनत लगातार करते रहिए, खुद से वादा रखिए, निरंतर मेहनत करिए और मजबूत इरादा रखिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी।